उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सख्ती चरम पर, नकल करने वालों की संपत्ति तक होगी जब्त। उत्तर प्रदेश में 32,669 सिपाही पदों की भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार ने कड़े इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि परीक्षा की शुचिता और गोपनीयता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अनुसार अगर परीक्षा में कोई सॉल्वर या नकल माफिया पकड़ा जाता है तो उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दोबारा पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून तक 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। सरकार ने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल प्रशासन का दावा है कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ संपन्न कराया जाएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल लाइक, सब्सक्राइब करिए और आप यूपी के किस गांव, शहर या जिला से देख रहे कमेंट में जरूर लिखिए। लखनऊ में कोर्ट आदेश पर खाली कराया गया गर्ल्स हाई स्कूल, जमीन विवाद को लेकर मचा बवाल। लखनऊ के नरही इलाके में स्थित विद्या मंदिर गर्ल्स हाई स्कूल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर खाली करा दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई के दौरान स्कूल परिसर से फर्नीचर, शैक्षिक रिकॉर्ड और अन्य सामान बाहर निकाला गया। यहाँ तक कि कक्षाओं में लगे पंखे भी हटा दिए गए। स्कूल प्रबंधन ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि जिस जमीन पर विद्यालय संचालित हो रहा है वो करीब 100 वर्ष पहले शिक्षा के उद्देश्य से दान की गई थी। प्रबंधक संतोष रस्तोगी का दावा है कि कुछ लोग कथित फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि स्कूल प्रबंधन को कोई विधिवत नोटिस नहीं दिया गया और उनकी आपत्तियों को भी नहीं सुना गया। वहीं पुलिस का कहना है कि पूरी कार्रवाई अदालत के आदेश के अनुसार की गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल तैनात किया गया था। इस मामले ने प्रदेश के सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संपत्तियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। शिक्षक संगठनों ने मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। यूपी के बेसिक शिक्षकों को बड़ा झटका, 31 मार्च 2027 तक नहीं होंगे सामान्य तबादले। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के दौरान सामान्य अंतर जनपदीय तबादलों पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार अब 31 मार्च 2027 तक शिक्षकों के नियमित ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि आगामी जनगणना कार्य और स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाने के लिए फैसला लिया गया है। जनगणना में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों का भी इसी अवधि तक स्थानांतरण नहीं होगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में राहत दी गई। दिव्यांग शिक्षक, उनके दिव्यांग परिवारजन, कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक या उनके अविवाहित पुत्र पुत्री तथा डायलिसिस पर निर्भर मरीजों के मामलों में तबादले पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत पति पत्नी को एक स्थान पर तैनाती देने के लिए विशेष प्रावधान रखा गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि अन्य असाधारण मामलों में मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही स्थानांतरण संभव होगा। इस फैसले से सामान्य तबादले की उम्मीद लगाए बैठे हजारों शिक्षकों को फिलहाल बड़ा झटका लगा है। यूपी में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, नीम करौली बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट का होगा विकास। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को नई पहचान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की है। सरकार अब पर्यटन को सिर्फ धार्मिक यात्रा तक सीमित न रखकर रोजगार, निवेश और स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। बैठक में नए नीम करौली बाबा सर्किट और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट के विकास पर चर्चा हुई। इसके साथ ही कृषि पर्यटन, वाइन यार्ड पर्यटन और विरासत आधारित अनुभव केंद्रों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार ने ज्ञान भारतम मिशन के तहत 13 लाख से अधिक प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की। वहीं लखनऊ में बन रहे INS गोमती शौर्य संग्रहालय, आगरा के छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, नौमिषारण, विंध्याचल और चित्रकूट के विकास कार्यों पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, आस्था, इतिहास और पर्यटन को जोड़कर प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यूपी में बनेंगी 5 नई जेलें, 1400 करोड़ से ज्यादा खर्च को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की जेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 5 नए जिलों मुरादाबाद, कानपुर नगर, ललितपुर, औरैया और भदोही में नई जेलों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इन जेलों के निर्माण पर 1400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे और इन्हें शहरों की सीमा से बाहर विकसित किया जाएगा। नई जेलों के बनने से वर्तमान क्षमता की तुलना में 3031
अतिरिक्त बंदियों को रखने की सुविधा मिलेगी, जिससे कई जिलों में लंबे समय से चली आ रही ओवरक्राउडिंग की समस्या कम होगी। कानपुर और मुरादाबाद में करीब 2000 बंदियों की क्षमता वाली आधुनिक जेलें बनाई जाएंगी, जबकि औरैया को पहली बार अपनी जिला जेल मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने जेलों में बंदियों की अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए नई नीति को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के तहत आश्रितों को पारदर्शी तरीके से निर्धारित मुआवजा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला जेलों में बेहतर सुरक्षा सुविधाएं और व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल की तो होगी बड़ी कार्रवाई, सॉल्वर की संपत्ति तक होगी जब्त। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर भर्ती बोर्ड ने नकल माफियाओं और सॉल्वरों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। बोर्ड ने साफ कहा है कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में सॉल्वर के रूप में पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। भर्ती बोर्ड के अनुसार कुछ लोग परीक्षा के प्रश्न पत्र और उसके कंटेंट को लेकर अफवाही फैलाने और अवैध चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मामलों को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा। नियमों के मुताबिक पहली बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर यूपी में बड़ा अभियान, गांव-गांव जाएंगे मंत्री और लगेंगे जन कल्याण शिविर। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विशेष जन भागीदारी अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान प्रदेश भर में जनसंवाद, चौपाल, रात्रि प्रवास, स्वास्थ्य मेले और जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। प्रभारी मंत्री और जनप्रतिनिधि गाँव-गाँव जाकर लोगों से संवाद करेंगे और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 14 से 16 जून के बीच विकास खंड स्तर पर विशेष शिविर लगाकर पात्र लेकिन वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य इस अभियान को सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि जन जागरण और जन सहभागिता का बड़ा कार्यक्रम बनाना है। दिल्ली अग्निकांड के बाद यूपी में अलर्ट, ऊंची इमारतों और होटलों का होगा स्पेशल फायर सेफ्टी ऑडिट। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी ऊंची इमारतों, होटलों, कार्यालय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास प्राधिकरणों, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाने को कहा है। इसके तहत इमारतों में मौजूद फायर सेफ्टी सिस्टम, आपातकालीन निकास मार्ग, अग्निशमन उपकरण और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की जाएगी। साथ ही सभी होटलों और विशेष सुरक्षा निरीक्षण से गुजरना होगा और अपनी फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। सरकार का उद्देश्य किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। लखनऊ बनेगा देश का पहला AI सिटी, यूपी में स्टार्टअप्स को मिल रहा बड़ा समर्थन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को देश की पहली AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये जानकारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भारत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस समय 13,000 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं, जिन्हें 76 से ज्यादा इनक्यूबेटर्स का सहयोग मिल रहा है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 17,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता, 5 लाख रुपए तक प्रोटोटाइप अनुदान और 7.5 लाख रुपए तक सीड फंडिंग भी उपलब्ध करा रही है। राज्यपाल ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है और युवाओं के पास अपने विचारों को सफल कारोबार बदलने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्वविद्यालयों में 1500 से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं। साथ ही ODOP योजना के जरिए मुरादाबाद का पीतल, भदोही के कालीन और लखनऊ की चिकन करी जैसे पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान मिल रही है। ये पहल उत्तर प्रदेश को नवाचार और उद्यमिता का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी में 3,706 करोड़ का सेमीकंडक्टर निवेश, इंडिया चिप प्रोजेक्ट से हजारों नौकरियों की उम्मीद। उत्तर प्रदेश को सेमीकंडक्टर निर्माण का बड़ा हब बनाने की दिशा में सरकार ने अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे निवेशकों के लिए परियोजनाएं शुरू करना और आसान हो जाएगा। प्रदेश में 3,706 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना को पहले ही लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किया जा चुका है। नई व्यवस्था के तहत अब निवेशक
पहले अपना निवेश करेगा, उसके बाद राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि जारी करेगी और अंत में केंद्र सरकार की सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से निवेश प्रक्रिया तेज होगी और सेमीकंडक्टर उद्योग को नई गति मिलेगी। इस परियोजना से करीब 3,780 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा अन्य सेमीकंडक्टर कंपनियों के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे रोजगार और औद्योगिक विकास दोनों को बढ़ावा मिलेगा। 2028 तक यूपी के हर घर में नल से जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने जल जीवन मिशन 2.0 के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद अब योजना के तहत गाँव-गाँव तक हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल पहुँचाने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने इस मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया और इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। नई व्यवस्था में डिजिटल मॉनिटरिंग, ग्राम पंचायतों की भागीदारी और जल आपूर्ति की टिकाऊ प्रणाली पर खास जोर दिया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से धनराशि जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और नियमित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके, जिससे स्वास्थ्य और जीवन स्तर दोनों में सुधार हो। मेरठ में कृषि मंत्री का विपक्ष पर हमला, बोले जनता ने अखिलेश, राहुल और ममता को नकारा। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नकार दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास पर भरोसा जताया है। मंत्री ने कानून पर कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून सबसे ऊपर है। गाजियाबाद की घटना को लेकर उन्होंने सख्त कार्रवाई की बात कही। कृषि क्षेत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में कृषि अनुसंधान और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। यूपी में सरकारी नौकरियों का बड़ा मौका, 4 महीने में 12 परीक्षा और 20 भर्तियों की इंटरव्यू तय। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अवसर सामने आया है। आने वाले 4 महीनों में विभिन्न भर्ती आयोगों के जरिए 12 बड़ी भर्ती परीक्षाएं और लगभग 20 भर्तियों के इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समेत कई आयोगों ने 27 सितंबर 2026 तक का भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पदों के लिए परीक्षाओं की संभावित तिथियां तय की गई हैं। इस दौरान फार्मासिस्ट, स्टेनोग्राफर, वन रक्षक, आबकारी सिपाही, तकनीकी सहायक और अन्य कई पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा पहले से चल रही भर्तियों के सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू भी पूरे कराए जाएंगे। उधर उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का डाटा भी जुटाया जा रहा है ताकि जल्द नए विज्ञापन जारी किए जा सके। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है ताकि युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिल सके और सभी लंबित भर्तियां जल्द पूरी की जा सकें। रेहड़ी पटरी दुकानदारों को बिना गारंटी लोन, ग्रामीण बाजारों तक बढ़ी पीएम स्वनिधि योजना। छोटे कारोबारियों और रेहड़ी पटरी दुकानदारों के लिए राहत की बड़ी खबर है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दायरा अब ग्रामीण बाजारों तक बढ़ा दिया गया, जिससे बिना गारंटी आसान लोन की सुविधा अब गांव के दुकानदारों को भी मिलेगी। योजना के तहत दुकानदारों को बैंक से शुरुआती चरण में 15,000 रुपए का लोन मिलेगा। समय पर भुगतान करने पर ये राशि बढ़कर 25,000 और फिर 50,000 रुपए तक हो सकती है। इसके साथ ही करीब 30,000 रुपए तक का क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस विस्तार के बाद अमेठी के कठौरा, निहालगढ़, पालपुर और कोरबा जैसे ग्रामीण बाजारों के 139 रेहड़ी पटरी दुकानदारों ने योजना के लिए आवेदन किया था। सभी आवेदनों की जांच के बाद लोन जारी किया जाएगा। योजना का उद्देश्य छोटे कारोबारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सके और स्थानीय बाजारों की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल सके। आगरा में डॉक्टरों पर सख्ती, अस्पताल और लैब सेवाओं का समय बताना अनिवार्य, सीसीटीवी से होगी जांच। आगरा में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर सख्ती बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत अब डॉक्टरों को ये स्पष्ट बताना होगा कि वो किस समय अपनी सेवाएं देंगे और उसी समय उनकी मौजूदगी की जाँच की जाएगी। डॉक्टरों द्वारा दिए गए समय पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें निरीक्षण करेंगी और पिछले 1 सप्ताह के सीसीटीवी फुटेज की भी जाँच की जाएगी। अगर डॉक्टर निर्धारित समय पर मौजूद नहीं पाए गए तो संबंधित संस्थान का पंजीकरण 5 साल
साल तक रिन्यू नहीं किया जाएगा। इसके साथ अस्पतालों और लैब में प्रवेश द्वार और डॉक्टर चैम्बर में सीसीटीवी अनिवार्य कर दिया गया है। एक डॉक्टर के नाम पर संचालित कई संस्थानों पर भी नजर रखी जा रही है। डॉक्टरों को अब शपथ पत्र देना होगा जिसमें उनके कार्य का समय स्पष्ट लिखा होगा। नियमों का पालन न करने पर नोटिस और फिर पंजीकरण निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि मरीजों को सही समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित हो और जांच रिपोर्टिंग का काम केवल तकनीशियनों पर निर्भर ना रहे। प्रयागराज में एयरपोर्ट के पास एरो सिटी बनेगी। पीडीए 30-32 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर में बेचेगा प्लॉट। प्रयागराज में शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी मुख्यमंत्री विस्तारीकरण योजना के तहत एयरपोर्ट के पास एरो सिटी नाम से एक नई टाउनशिप विकसित करेगा। इस एरो सिटी में आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भूखंड होंगे जिनका आकार 50 वर्ग मीटर से लेकर 2500 वर्ग मीटर से अधिक तक रहेगा। इन प्लॉट्स की कीमत लगभग 30 से 32 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर तय किए जाने की संभावना है। परियोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और नवंबर से दिसंबर के बीच इसके विकास का काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए काश्तकारों से जमीन खरीदने की बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सरकार का लक्ष्य एयरपोर्ट के आसपास एक आधुनिक टाउनशिप विकसित करना है जिससे न सिर्फ रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की कनेक्टिविटी और निवेश की संभावनाएं भी मजबूत होंगी। यूपी टीजीटी परीक्षा में नकल पर सख्ती। पहले दिन 11 सॉल्वर पकड़े गए, 9 गिरफ्तार, 2 फरार। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी भर्ती परीक्षा के पहले ही दिन नकल पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 36 जिलों में आयोजित इस परीक्षा के दौरान अलग अलग केंद्रों पर दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देते हुए 11 सॉल्वर पकड़े गए। इनमें से 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जबकि 2 सॉल्वर मौके से दीवार फांद कर फरार हो गए। सभी के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही। परीक्षा में करीब 2,21,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। ये परीक्षा 514 केंद्रों पर प्रथम पाली और 508 केंद्रों पर द्वितीय पाली में आयोजित की गई थी। आयोग ने एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से पूरे परीक्षा संचालन की निगरानी की और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की गई। आयोग ने साफ किया है कि नकल या फर्जीवाड़े में शामिल अभ्यर्थियों को न सिर्फ परीक्षा से बाहर किया जाएगा बल्कि भविष्य की परीक्षाओं से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। पूर्वोत्तर रेलवे में 2467 पदों पर भर्ती की तैयारी। रेलवे बोर्ड को भेजा गया मांग पत्र। पूर्वोत्तर रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। रेलवे प्रशासन ने वर्ष 2025 के लिए 2467 पदों पर भर्ती का मांग पत्र रेलवे बोर्ड को भेज दिया। अब तक इनमें से 451 पदों का पैनल भी प्राप्त हो चुका है। महाप्रबंधक के अनुसार आगे चलकर सहायक लोको पायलट सहित विभिन्न पदों पर भी भर्ती की जाएगी। रेलवे में कर्मचारियों की जरूरत को देखते हुए मैन पावर बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि नई ट्रेनों, दोहरीकरण और तीसरी लाइन जैसी परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी की गई है और हजारों उम्मीदवारों को रोजगार मिला है। साथ ही रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अब अधिकतर चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के जरिए किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेलवे में डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे कर्मचारियों की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में और भी पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज की जाएगी ताकि रेलवे संचालन सुचारू रूप से चलता रहे और कर्मचारियों की कमी पूरी हो सके। लखनऊ यार्ड निर्माण के चलते कई ट्रेनें प्रभावित। गोरखधाम और हमसफर एक्सप्रेस का मार्ग बदला। लखनऊ रेलवे स्टेशन यार्ड में चल रहे निर्माण कार्य के कारण उत्तर रेलवे ने 3 और 4 जून को कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया। इस दौरान गोरखधाम और हमसफर एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही है। निर्माण कार्य के चलते कुछ ट्रेनों का लखनऊ स्टेशन पर भी ठहराव भी रद्द कर दिया गया। इन ट्रेनों को अब बाराबंकी, मल्हौर, ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल जैसे वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों का ठहराव बादशाह नगर और ऐशबाग स्टेशनों पर अतिरिक्त रूप से दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग पूरी तरह बदल दिए गए जिससे लखनऊ क्षेत्र के मुख्य स्टेशन पर भीड़ और निर्माण कार्य में बाधा न आए। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील किया है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति और मार्ग की जानकारी अवश्य जांच लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। सुरक्षा कारणों से NH-27 पर एकलाबाद रिंग रोड का कट फिर बंद। स्वीकृतियों के बाद ही खुलेगा मार्ग। गोरखपुर में नेशनल हाईवे 27 से जुड़ने वाला एकलाबाद रिंग रोड का कट एक बार फिर सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया है। नगर निगम और NHAI की संयुक्त कार्रवाई में यह निर्णय लिया गया क्योंकि ये एक्सेस पॉइंट बिना जरूरी स्वीकृतियों और सुरक्षा मानकों के खोला गया था। अधिकारियों के अनुसार हाई स्पीड ट्रैफिक को देखते हुए ये जंक्शन जोखिमपूर्ण था। पहले JCB से इसे बंद किया गया था लेकिन हाल में इसे फिर से खोल दिया था जिसके बाद
नगर निगम की टीम ने दोबारा इसे बंद कर दिया। मौके पर कंक्रीट ब्लॉक लगाकर आवाजाही पूरी तरह रोक लगा दी। एनएचआई ने सुझाव दिया कि यहां 300 मीटर लंबी एसलेशन और डी एसलेशन लेन बनाई जाए, तभी सुरक्षित कनेक्शन संभव होगा। साथ ही मंत्रालय और एनएचआई से औपचारिक अनुमति लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल बाघागाड़ा क्षेत्र में सर्विस लेन विकसित करने की योजना है और स्थायी समाधान के बाद इसे यातायात के लिए खोला जाएगा। नोएडा में 93 किलोमीटर प्रति घंटा की आंधी से तबाही, पेड़ खंभे गिरे। एनसीआर में बारिश से राहत के साथ नुकसान भी। नोएडा और नेशनल कैपिटल रीजन में गुरुवार को तेज आंधी और बारिश ने मौसम तो ठंडा कर दिया, लेकिन कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ। दोपहर में अचानक मौसम बदलने के बाद करीब 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जिससे कई सेक्टरों में पेड़, टहनियां और बिजली के खंभे गिर गए। सेक्टर 11 और सेक्टर 12 समेत कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं हुई, जबकि सेक्टर 55 में खड़ी कार पर पेड़ गिरने से नुकसान हुआ। सेक्टर 33 में जलभराव की स्थिति बन गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में धूल भरी आंधी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। तेज हवाओं का असर आसपास के क्षेत्रों तक भी दिखा, जहां पलवल में 220 केवी ट्रांसमिशन टावर गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। इससे कई इलाकों में लंबे समय तक बिजली गुल रही। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले ही दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें तेज हवा और बारिश की चेतावनी दी गई थी। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन शहर की बुनियादी व्यवस्थाओं की गंभीर परीक्षा भी हो गई। नोएडा सेक्टर 122 में जल संकट गहरा है। आधे घंटे पानी की सप्लाई से लोगों में परेशानी। नोएडा के सेक्टर 122 भीषण गर्मी के बीच गंभीर जल संकट गहरा गया, जिससे हजारों लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार कई इलाकों में पानी की सप्लाई बार बार बाधित हो रही है और कई बार केवल करीब आधे घंटे के लिए जल आपूर्ति मिल पा रही है। तकनीकी खराबी और बिजली कटौती को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। इसके कारण पानी का प्रेशर भी बहुत कम रहता है, जिससे घरेलू जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। कई परिवारों को मजबूरी में पानी स्टोर करना पड़ रहा है या निजी टैंकरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। स्थानीय आरएडब्ल्यू ने बताया कि समस्या लगातार बनी हुई है। हर कुछ दिनों में जलापूर्ति बाधित हो जाती है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल रहा है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। निवासियों ने नोएडा अथॉरिटी से मांग की है कि जल आपूर्ति व्यवस्था को तुरंत सुधारा जाए, क्योंकि गर्मी के इस मौसम में पानी जैसे बुनियादी सुविधा की कमी जीवन को और कठिन बना रही है। यूपी बोर्ड का नया नियम, परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य। नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने छात्रों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी करते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। नई व्यवस्था के तहत जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें कक्षा 9 के छात्रों का रजिस्ट्रेशन बोर्ड के पोर्टल पर किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों की उपस्थिति 75% से कम होगी, उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों के नाम, अभिभावकों के विवरण और स्कूल रिकॉर्ड का मिलान अनिवार्य किया गया। परीक्षा आवेदन से पहले सभी दस्तावेजों का सत्यापन भी कराया जाएगा और अभिभावकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा। विद्यालयों को छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड नियमित रूप से ऑनलाइन अपडेट कराना होगा। साथ ही ड्रॉप आउट रोकने के लिए निगरानी और अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में सोलर प्लांट अनिवार्य। पीएम सूर्यघर योजना से मिलेगी सब्सिडी। ग्रेटर नोएडा में अब 5000 वर्ग मीटर से बड़ी हाई राइज सोसाइटियों में सोलर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। शासन के इस फैसले के तहत पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत सोसाइटियों, ऊंची इमारतों, दफ्तरों और मॉल की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सरकार की ओर से 500 किलोवाट तक के सोलर प्लांट पर 18,000 रुपये प्रति किलोवाट तक सब्सिडी दी जाएगी। इन प्लांट से बनने वाली बिजली का उपयोग सोसाइटी के कॉमन एरिया जैसे स्ट्रीट लाइट, पानी के पंप, लिफ्ट और ईवी चार्जिंग स्टेशन में किया जाएगा। इससे निवासियों के बिजली बिल और मेंटेनेंस शुल्क में कमी आएगी। अनुमान के अनुसार 500 किलोवाट का प्लांट सालाना लाखों रुपए की बचत करा सकता है। पुरानी सोसाइटियों को 2 साल का समय दिया गया है और नए भवनों के नक्शा पास कराने के लिए सोलर प्लान अनिवार्य होगा। साथ ही यूपी नेडा जागरूकता शिविर और हेल्प डेस्क के जरिए तकनीकी मदद भी देगा। निवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इससे ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया। 15 जून से तिलपता मकौड़ा फ्लाईओवर शुरू। ग्रेटर नोएडा वेस्ट ईस्ट की कनेक्टिविटी होगी आसान। ग्रेटर नोएडा में तिलपता और मकौड़ा गोलचक्कर के बीच 130 मीटर रोड पर बना फ्लाईओवर 15 जून से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। लंबे समय से चल रहे इस निर्माण के पूरा होने से ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ईस्ट के बीच आवागमन काफी आसान हो जाएगा। इस फ्लाईओवर के शुरू होने से अंडरपास में बारिश के दौरान होने वाला जल जमाव और वाहन फंसने की समस्या से राहत मिलेगी, जिससे जाम की स्थिति भी कम होगी। करीब 6 साल से चल रहा ये प्रोजेक्ट अब पूरी तरह उपयोग के लिए तैयार है और निर्माण कार्य डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत किया गया था, जो कई बार डेडलाइन चूकने के बाद अब पूरा हुआ है। अधिकारियों के अनुसार फ्लाईओवर खुलने के बाद अंडरपास का दबाव कम होगा और वहां सुधार कार्य जैसे लाइटिंग और पेंटिंग की भी जाएगी। इससे शिवालिक होम्स, अंसल हाउसिंग, पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट और आसपास की कई सोसाइटियों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और उनके लिए ग्रेटर नोएडा के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना आसान हो जाएगा।
अपराधी का कोई धर्म नहीं, सजा तय है। असद एनकाउंटर पर भाजपा मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। धर्मपाल सिंह ने गाजियाबाद में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कहा कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता और जो भी अपराध करेगा उसे कानून के अनुसार सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू या मुस्लिम कोई भी अपराध करे, कार्रवाई समान रूप से होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान असद के एनकाउंटर और मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आया। मंत्री ने कहा कि सरकार की कार्रवाई अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ है और ऐसे संस्थानों को चिन्हित कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मदरसों में गलत या आतंकवाद से जुड़ी शिक्षा दी जाती है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रशासनिक बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में पारदर्शिता रखने, ट्रैफिक जाम कम करने, साइबर अपराध नियंत्रण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दें। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने की भी बात कही गई है। गाजियाबाद में 1000 से ज्यादा होटल बिना फायर एनओसी के, सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा। गाजियाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 1000 से अधिक होटल और गेस्ट हाउस बिना फायर और विद्युत सुरक्षा एनओसी के चल रहे हैं। इनमें से अधिकांश के पास न तो आवश्यक फायर सेफ्टी मंजूरी है और न ही बिजली सुरक्षा प्रमाण पत्र। शहर के नवयुग मार्केट, बजरिया, पटेल नगर, मॉडल टाउन, जीटी रोड, गाजियाबाद, साहिबाबाद, मोदी नगर जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में होटल नियमों की अनदेखी करते हुए संचालित हो रहे हैं। कई जगह न तो बिल्डिंग का नक्शा स्वीकृत है, न ही सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में प्रशासन ने करीब 192 अवैध होटलों को सील किया था, लेकिन उनमें से कई फिर से गुपचुप तरीके से संचालित होने लगे हैं। इससे पहले भी कई इलाकों में आग सुरक्षा की कमी को लेकर चेतावनी दी जा चुकी है। अग्निशमन विभाग ने कई होटलों को खतरनाक श्रेणी में रखा है, जहां आग लगने की स्थिति में बड़ी जनहानि खतरा बताया गया है। कुल मिलाकर ये स्थिति दिल्ली जैसी बड़ी आग दुर्घटना की आशंका को और भी गंभीर बना रही है। नेपाल भारत सीमा पर राहत, 500 रुपए तक सामान पर भंसार छूट बढ़ी, छोटे व्यापारियों को फायदा। नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर भंसार छूट की सीमा को 100 नेपाली रुपए से बढ़ाकर 500 नेपाली रुपए कर दिया। ये नई व्यवस्था बुधवार से लागू हो गई। पहले जहां 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब 500 रुपए तक की दैनिक उपयोग की वस्तुएं बिना किसी भंसार शुल्क के सीमा पार ले जाई जा सकेंगी। इस फैसले से सीमावर्ती क्षेत्रों के छोटे व्यापारियों, मजदूरों, किसानों और आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब छोटी खरीदारी के लिए होने वाली कागजी प्रक्रिया और विवाद कम होंगे, जिससे सीमा पार आवाजाही भी आसान होगी। नेपाल सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार स्थल मार्ग से यात्रा करने वाले यात्री व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं इस सीमा तक बिना शुल्क ले जा सकेंगे। हालांकि स्थानीय व्यापारियों ने इस फैसले को आंशिक राहत बताया है और मांग की है कि छूट की सीमा को कम से कम 2000 भारतीय रुपए तक बढ़ा दिया जाए, ताकि वास्तविक व्यापारिक जरूरतों को बेहतर समर्थन मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सीमा क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे। मानसून तेज रफ्तार से आगे बढ़ा, 18 जून तक सोनभद्र के रास्ते यूपी में होगी एंट्री। मानसून ने इस बार रफ्तार पकड़ ली और केरल को पार करके आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अब ये तेजी से कर्नाटक और पूर्वी भारत की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी से भी सिस्टम सक्रिय हो गया है। इसी गति को देखते हुए अनुमान है कि मानसून 18 जून के आसपास सोनभद्र के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा और इसके बाद पूर्वांचल के जिलों वाराणसी, मिर्जापुर और चंदौली तक पहुंचेगा। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देता है, लेकिन इस बार 3 दिन की देरी के बावजूद अब इसकी रफ्तार तेज हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही गति बनी रही तो यूपी में मानसून अपने सामान्य समय के आसपास ही पहुंच सकता है। पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में पहले से ही प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी है, जिससे उमस और गर्मी के बीच हल्की बादलवाही और स्थानीय बारिश के संकेत मिल रहे हैं। सोनभद्र को हर साल यूपी में मानसून के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। यहाँ की पहाड़ियों पर मानसूनी बादलों का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही खेती किसानी की गतिविधियां तेज होती हैं। मौसम विभाग ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में बादलों की आवाजाही और बढ़ेगी तथा हल्की बारिश की स्थिति बन सकती है। आईआईटीएन बाबा गिरफ्तार, युवतियों को नौकरी छोड़ने तक प्रभावित करने का आरोप। मथुरा में आईआईटी रुड़की से पढ़े अभिषेक मिश्रा, जो खुद को आदिकर्ता नारायण दास और आईआईटीएन बाबा के नाम से पहचानते थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने खुद को कृष्ण का अवतार बताकर आध्यात्मिक चमत्कारों का दावा करके कई युवतियों और युवाओं को प्रभावित किया है। जानकारी के अनुसार बाबा मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में आश्रम चलाता था, जहाँ वो ढोलक बजाकर भजन, प्रवचन और कथित आध्यात्मिक संवाद करता था। उसके प्रभाव में कई युवतियों ने अपनी अपनी अच्छी खासी नौकरी तक छोड़ दी
और महीनों तक आश्रम में रहने लगी। वह युवाओं को ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो के जरिए जोड़ता था और धीरे धीरे उन पर अपना प्रभाव बढ़ाता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभिषेक मिश्रा ने आईटी बैकग्राउंड और तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल अपनी छवि मजबूत करने के लिए किया। वो कभी वैज्ञानिक तर्कों को सहारा लेकर तो कभी दिव्य शक्तियों का दावा करके लोगों को प्रभावित करता था। शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क और उसके संपर्क में रहे लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।